अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 ब्लॉक 4। ब्लॉक फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ब्लॉक सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ब्लॉक थर्ड अभी हमने होल्ड किया है और पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ब्लॉक फोर्थ, एनसीडी डिजीजेस। क्या नाम है ब्लॉक फोर्थ का? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या करना है इसमें, हम एनसीडी डिजीज पढ़ेंगे, मीन्स नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होती हैं उनको हम पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किसके अंदर, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं उनके अंडर में उन एनसीडी डिजीज का किस प्रकार से हमें मैनेजमेंट करना है। ठीक, इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी एनसीडी डिजीजेस की, जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें हम क्या देखेंगे, जो एनसीडी डिजीजेज हैं, मींस नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं उनकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, उनके एपिडेमियोलॉजिकल स्टेटस क्या है, उनकी स्प्रेडिंग मींस उनके जो फैलने का जो रेट है वो कितनी है, उनके कितने केसेस पर ईयर मिलते हैं, कितने क्यूरेबल हैं, कितने प्रिवेंटेबल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर उस डेटा को स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर इतना सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की। देखिए, इंट्रोडक्शन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए हम बात करें एनसीडी, तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में पेपर में वो पूछ सकता है कि इन follow all of these following points, the which one characteristics of NCD diseases are accept, इनमें से कौन सा जो पॉइंट्स है वो एनसीडी डिजीज के अंदर नहीं आता या एनसीडी डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं है। देखिए क्या क्या है, तो हम पढ़ लेते हैं पहले। एनसीडी डिजीजेज आर आल्सो नोन एज क्रोनिक। एनसीडी डिजीजेज होती हैं वो किस प्रकार की डिजीजेज होती हैं? सभी डिजीजेज क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं। क्रॉनिक का मीन्स कोई बताएगा? सर मतलब जो डिसीज होती है ना वो धीरे धीरे हाँ, होती है धीरे और धीरे वो प्रोग्रेस करते हैं। वो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन या एक महीने में हो जाए। ठीक है, जो एनसीडी डिजीज होती है वो स्लोली प्रोग्रेसिव होती हैं और ये धीरे धीरे चलती हैं। इसमें टाइम लगता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और धीरे धीरे ये क्या करती है, ग्रो करती है। तो ये कैसी है, क्रोनिक डिजीजेज है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड देखिए, आर नॉट पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे कैंसर है, मुझे कोई डायबिटीज़ है, तो आप मेरे साथ अगर फूड शेयर कर रहे हो, मेरे क्लोथ शेयर कर रहे हो, मेरे कांटेक्ट में आ रहे हो, मुझे टच कर रहे हो, तो वो डिजीज़ आपको ट्रांसफ़र होगी क्या? नहीं होगी। बिल्कुल होगी। क्या? जो जो कम्युनिकेबल डिसीज होगी सर, या फिर हम ड्रॉपलेट कम्युनिके इन्फेक्शन वाली होगी। लिसन, हम कम्युनिकेबल की नॉन बात ही, कम्युनिकेबल बता रहे हैं। हम कम्युनिकेबल की बात नहीं ही है, नहीं कर रहे हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली तो होगी हमारा ना। हमारा टॉपिक है एनसीडी डिजीजेस। तो अभी हम जितने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो एनसीडी डिजीजेस के पढ़ रहे हैं। ओके अच्छा ठीक है सर। जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, दे आर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड जनरली प्रोग्रेस स्लोली। और इनकी जो एनसीडी डिजीज इनकी ड्यूरेशन कैसी होती है, अभी हमने बात की थी क्रोनिक डिजीज है, तो इनकी ड्यूरेशन कैसी होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन होगी। और इनकी लॉन्ग इनकी प्रोग्रेस कैसी रहती है, स्लोली या पुअर प्रोग्रेसिव होती है ये। ठीक है, इनकी प्रोग्रेस यस पुअर होती है, मीन्स धीरे धीरे बढ़ती है। और देखिए क्या है, दे ऑफन हैव अ लॉन्ग एसिम्टोमेटिक पीरियड। और इनका एक लंबा टाइम पीरियड होता है जो कैसा रहेगा, सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक?
एसिम्टोमेटिक रहेगा। मीन्स बहुत टाइम तक तो आपको सिम्टम ही शो नहीं होंगे। मान लीजिए जैसे कोई HIV एड्स जैसे एड्स है तो उसके सिम्टम्स कुछ टाइम बाद आपको दिखेंगे, लेकिन जो NCD डिजीजेज जो हम देखते हैं इनकी प्रोग्रेस इतनी स्लोली और इतनी पुअर होती है कि इनके सिम्टम्स भी एसिम्टोमेटिक कुछ टाइम तक एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक, अब देखिए कॉमनली जो 5 जो हम NCD डिजीज पर मेनली जो फोकस कर रखा है हमने या जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो कौन कौन सी है देखिए। द 5 कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर CHD है, CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD बोलते हैं या फिर अस्थमा एंड डायबिटीज। टोटल कितनी हो गई है? 5 NCD डिजीज। ठीक है, इन पर हमारा मेनली मुख्य फोकस है, मेन फोकस है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या है। ठीक है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो देखिए रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो NCD डिजीज उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज बिलो। तो इनको हमने नीचे कैटेगराइज किया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पहले हम जो रिस्क फैक्टर्स है वो किस प्रकार का रिस्क फैक्टर्स पढ़ रहे हैं? बिहेवियरल रिस्क फैक्टर। तो ये किस प्रकार का रिस्क फैक्टर है? ये किससे रिलेटेड रहेगा? हमारे या पेशेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा ये। ओके, उसका बिहेवियर पे। तो आप इसको याद रखना कि बिहेवियर रिस्क फैक्टर में कौन कौन से आते हैं। मैं अभी आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा इसी से रिगार्डिंग। देखिए टबाको यूज, पेशेंट अगर टबाकू खाता है तो ये उसका एक बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है। कैसा है? मेटाबॉलिक या बिहेवियरल? बिहेवियरल। कहते हैं आदत ही नहीं छूट रही है, मेरी तो आदत है, मेरा तो स्वभाव है, मैं तो खाऊंगा, बचपन से खाई है। ठीक, अनहेल्थी डाइट, बहुत ज़्यादा चटोरा है कोई, चटोरा मीन्स बहुत ज़्यादा बाहर के फास्ट फूड जंक फूड खाने का बड़ा टेस्टी है, उसे बड़ा मज़ा आता है टिक्की पीने में, चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर खाने में। अब आप उसे कितना भी समझाओ वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो चुका है, उसको हैबिट हो चुकी है, उसके बिहेवियर में आ चुका है कि उसे बाहर का फूड ही खाना है, घर का खाना उसे अच्छा ही नहीं लगता। तो इसका बिहेवियरल है ना ये रिस्क फैक्टर। ओके, नेक्स्ट फिजिकल इनएक्टिविटी। सबको पता है सुबह जग के एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए तो हेल्थी रहते हैं, लेकिन ये उसका बिहेवियर है, स्वभाव है, वो अपने आप को इतना लेजीनेस रखा हुआ है उसने कि वो कुछ हार्डवर्क करना नहीं चाहता, अपनी बॉडी को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन या स्ट्रेस देना ही नहीं चाहता। तो दैट इज बिहेवियरल रिस्क फैक्टर। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल्स। सबको पता है एल्कोहल्स, टबाको च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सिर्फ सब सारी चीजें जो सब्सटेंसेस है ये इंजूरियस हैं टू द हेल्थ, है कि नहीं? फॉर द हेल्थ। बट होता क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक्स करते हैं कि नहीं करते? मीन्स ऐसे ऐसी चीजें जो उसके स्वभाव में आ गई हैं, उसकी आदत में आ गई हैं, जो नहीं छूट रही, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल रिस्क फैक्टर। उसका वो व्यवहार बन चुकी है, एक उसकी लाइफ में ऐड हो चुकी है वो, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल रिस्क फैक्टर। अब वो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा अभी देखिए, पहले हम मेटाबॉलिक और पढ़ते हैं फिर मैं आपसे पूछूंगा। अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। ये जो डिजीजेस, ये जो रिस्क फैक्टर रहेंगे ये किससे रिलेटेड रहेंगे? हमारे मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, अब आप गौर से देखना, अभी समझ में आएगा। आता है, आया आया है और आता है इसीलिए ना। तो देखिए ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है? बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है या फिर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर है? मेटाबॉलिक। अब इसमें क्लियर एक्सप्लेन क्या है, यही है कि आप जब ज़्यादा डाइट ले रहे हो, ज़्यादा आप फैटी डाइट ले रहे हो और उस फैट का आपकी बॉडी में डिपोजिशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो आपकी बॉडी में फैट क्या होता जा रहा है? डिपॉजिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, जिसके कारण अच्छे तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो ओबेसिटी है और जो सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ता जा रहा है। फैट जब बढ़ता जाएगा तो वो ओबेसिटी को क्रिएट करेगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट
राइज्ड ब्लड प्रेशर राइज्ड हो गया, बढ़ गया है, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, राइज्ड ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक जिसमें आपकी बॉडी अच्छी से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, अच्छे से उस चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तब उसके जो जैसे कि सोडियम है ना, बीपी के लिए, या फिर एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, है ना, ठीक है। इसके अलावा जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पा रहा है बॉडी से, ठीक है। ये तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइज्ड ब्लड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर, हो गया। अब वो आपसे पूछेगा which one in this following points which one accept metabolic risk factor of the NCD diseases? Example, obesity, to rise total blood cholesterol level, blood glucose level, या harmful use of alcohol. हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल। हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा ओबेसिटी इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स? बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स, बोथ या नन ऑफ दीज? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर। ओके, आगे देखिए, आगे है क्रोनिक हंगर, मीन्स लो बर्थ वेट एंड फीटल अंडर न्यूट्रिशन। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस लो बर्थ वेट एंड पुअर प्लेसेंटल सप्लाई। और ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि बेबी अगर लो बर्थ वेट है बेबी या फीटल जो अंडर न्यूट्रिशन है, तो उसमें जो प्लेसेंटा के द्वारा फीटल मदर के द्वारा जो फीटल को जो सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी, वो कैसी होगी? पुअर होगी। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है किसी भी एनसीडी डिजीजेस का, जिसके कारण ये चीज हो रही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन गोइंग क्रोनिक हंगर एंड क्रोनिक स्ट्रेस आर इम्पोर्टेंट। और इसके साथ ही क्रोनिक हंगर और क्रोनिक स्ट्रेस जो है, ये दोनों भी क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं एनसीडी डिजीजेस के, ठीक। मेनली क्वेश्चन इसमें से आता है बिहेवियरल और मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स से, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाय एलिमिनेटिंग, हेलो, हाँ बोलो। देखो लो बर्थ वाले में पुअर ब्लड सप्लाई होगी तो ऐसा कहाँ लिखा है? ये लिखा है, देखो, पॉइंट 3 वाला देखो। देखा? प्लेसेंटा सप्लाई समझ में आ गया? तो पुअर ब्लड सप्लाई, प्लेसेंटा सप्लाई प्लेसेंटा से क्या सब, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर क्या जाएगा? जो अम्लाइकल कॉर्ड कनेक्ट, हाँ, तो अम्लाइकल कॉर्ड रहेगी, वो नहीं जाएगा ना अगर कोई एनसीडी कोई एबनॉर्मलिटी है ना, ठीक है। चलिए, पुअर न्यूट्रिशन कैसे मतलब किससे जाएगा फिर? क्या ब्लड के थ्रू ही तो जाएगा? तो ब्लड के थ्रू ही फिर वो। अब मान लीजिए वहां कोई उसको, जैसे उसको कोई भी एनसीडी डिजीज हो गई, ठीक है, ओवेरियन कैंसर हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो उस टाइम पर फिर उसको जो प्लेसेंटा है और बेबी को जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू जो ब्लड सप्लाई होगी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, वो प्रॉपरली जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, जिसका बेबी जो रहेगा वो अंडर न्यूट्रिशन या लो बर्थ वेट IUGR में चला जाएगा कि नहीं? IUGR में जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लड जा रहा है, उसमें जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो प्रॉपरली और अच्छे तरीके से नहीं जा पा रही है ना। ओके, देखिए, by eliminating common risk factors such as unhealthy diet, physical inactivity, tobacco use and excessive use of alcohol, and addressing social determinant is possible to reduce the prevalence of these disease. हम कुछ चीज़ों को क्या करके, मॉडिफाई करके, बदल कर, चेंज कर हम रिस्क फैक्टर्स को कम से कम कर सकते हैं, और प्रिवलेंस जो रेट है जो डिजीजेस की, उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
टोटल 56 मिलियन डेथ्स अकर्ड वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग 2012। और टोटल कितनी डेथ हुई है 2012 के अंदर वर्ल्ड वाइड ड्यू टू एनसीडी डिजीजेस? 56 मिलियन 56 मिलियन। एंड आगे देखिए 38 मिलियन वर ड्यू टू एनसीडी, जिसमें से 38 मिलियन जो है वो एनसीडी के कारण हुई हैं। तो सबसे ज्यादा रेशियो एनसीडी डिजीजेस का है, और मॉडर्न टाइम में एनसीडी डिजीजेस सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं, है ना। Yes, sir. प्रिंसिपल्स देखिए, प्रिंसिपली डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, नियरली 3/4 ऑफ दीज एनसीडी डेथ्स 18-28 मिलियन अकर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एनसीडी इन 2012 ग्लोबली वर। देखिए अब देखते हैं कि किस डिजीज से पूरे वर्ल्ड में कितनी कितनी डेथ हुई हैं। ठीक है, तो देखिए कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेज हैं उसके कारण कितने परसेंटेज डेथ हुई हैं? 46.2%. 46.2%। याद रखना ये डेटा, इसमें से वो परसेंटेज को देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कैंसर के कारण कितनी हुई है? 21.7%। रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण कितनी हुई है? 10.7%। और डायबिटीज के कारण 4% ऑफ एनसीडीज। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा? डेथ The leading cause of deaths due to NCD in 2012 globally were मतलब डायबिटीज जो है, डायबिटीज से ग्लोबली कितने परसेंटेज डेथ हुई हैं या होती हैं वर्ल्ड वाइड में? कितने परसेंट होती हैं? 4%. अब वो पूछेगा अगर देखा जाए 2012 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डेथ्स किस एनसीडी डिजीज के कारण हुई हैं? कार्डियोवास्कुलर कितने परसेंटेज? 46.2%. ठीक है, ओके। Yes. चलिए आगे देखते हैं। एंड दीज 4 मेजर एनसीडीज वर रिस्पॉन्सिबल 82%। और टोटल अगर एनसीडीज को देखा जाए, ये जो एनसीडी है टोटल कितने परसेंटेज डेट रिस्पॉन्सिबल करती हैं? 82% सबको मिलाकर। ठीक है, Yes, sir. अब आगे चले, इसमें अब कुछ है नहीं। हाँ इसमें है ना, नीचे है। ठीक है, आगे देखिए। इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर देखते हैं। इन इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 5.87 मिलियन डेथ्स दैट काउंट फॉर 60% ऑफ ऑल डेथ्स इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी डेथ होती हैं उसमें से 60% जो डेथ है वो किसके कारण होती हैं? NCD के कारण. एनसीडी के कारण एनसीडी के कारण। लेकिन एक एनसीडी कॉज नहीं है, एक और कारण है, लेकिन वो एनसीडी के अंदर नहीं आता, वो है आरटीए। पता है सबको? यस क्या? ट्रैफिक एक्सीडेंट हाँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी इंडिया में बहुत सारी डेथें होती हैं, लेकिन ये एनसीडी का कारण नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए क्रॉनिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन से कितने? 45% इन इंडिया। ठीक है, और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से 22%, कैंसर से 12% और डायबिटीज से 3% डेथ इंडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, Okay. ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें पहली डिजीज। वो कौन सी डिजीज है हमारी? Coronary heart disease. कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसको हम CHD बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज इस्चेमिक हार्ट डिजीज। पहले आप ये याद रखें कि CHD का सेकंड नाम या दूसरा नाम क्या है? इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ओके, पूछा जाता है एग्जांपल में द अदर नेम ऑफ CHD या द अदर नेम ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, तो वो क्या है? इस्चेमिक हार्ट डिजीज एंड इंक्लूड्स वेरियस अदर ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स एज। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे जो कॉज है वो हो सकते हैं। क्या क्या? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और सडन कार्डियक डेथ। ठीक है,
CSD के साथ ही और कौन कौन से कॉजेज हैं जो हो सकते हैं, अदर और कौन से डिसऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो देखने को हमें मिल सकते हैं। वो एंजाइना मिल सकता है, स्टेबल एंजाइना हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं MI के, देखा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, अब मायोकार्डियल स्पेसिफिक अलग से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं बर्डन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब कितना बर्डन है CSD का, तो देखिए बर्डन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में हम जब देखें तो देखिए बर्डन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज will be the largest cause of death and disability by 2020 in India। 2020 में अगर देखा जाए 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में डेथ और डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कॉजेज, एक लार्जेस्ट कॉज क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, CVDs, ठीक है। In 2020, 2.6 million Indians are predicted to die due to coronary heart disease, which constitute 54.1% of all CVDs death। और 2.6 मिलियन जो इंडियंस है वो प्रिडिक्ट किए गए हैं, और ऐसा मतलब देखा गया है कि उनकी जो डेथ हुई है वो ज़्यादातर किसके कारण हुई है? कोरोनरी हार्ट डिजीज या सडन जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, इसके कारण उनकी डेथ हुई है। और टोटल डेथ्स का अगर देखा जाए तो वो कितना है? 54.1% ऑफ ऑल CVD डिजीज, और जितनी भी CVD डिजीज है उनका जो टोटल देखा जाए तो 54.1% है, ठीक है। इसमें इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये लार्जेस्ट जो देखना है कि लार्जेस्ट कॉज क्या था 2020 के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी और डेथ का, तो वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे वो रिस्क फैक्टर इंपोर्टेंट थे, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। देखिए क्या बनता है, risk factors as such the etiology of CHD is multifactorial as some of the major risk factors impact occurrence of the disease। तो देखिए रिस्क फैक्टर्स को हमने दो कैटेगराइज में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, दूसरा है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। अब मुझे कोई ये बताएगा मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल का मतलब क्या है? मॉडिफाइबल मतलब जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, नहीं हाँ किया जा सकता है। हाँ, नॉन मॉडिफाइबल को नहीं किया जा सकता। नॉन का मीन्स होता है नहीं, मॉडिफाइबल का मीन्स होता है जिन्हें हम बदल सकें, या उनको जो हमारे हाथ में है जिन्हें हम बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी का बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स को बदल सकते हो, आप उस बदल सकते हो कि नहीं, उसके बदल जितने सकते भी हैं। बिहेवियरल रिस्क फैक्टर उन्हें आप बदल सकते हो, लेकिन आप मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर या फिर उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री में कोई उसको ऐसा कुछ हुआ है तो उसे आप चेंज कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। तो देखिए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर क्या होंगे, जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। क्या आप किसी का एज बदल सकते हो, उम्र? कोई 60 साल का है तो आप उसकी उम्र बदल के 30 साल कर सकते हो, उसे बूढ़े से जवान कर सकते हो? नो सर। नहीं कर पाओगे। आप उसका सेक्स बदल सकते हो क्या, मेल टू फीमेल? नहीं। उसकी फैमिली हिस्ट्री, अगर उसकी फैमिली में कोई डिजीज है पहले से जो उसके पिताजी को है, उसके दादा दादी को है, वो उसको हो रही है, तो आप उसकी फैमिली हिस्ट्री को बदल सकते हो क्या? उसके जेनेटिक फैक्टर्स को बदल सकते हो, उसको में कोई जेनेटिकल बीमारी चली आ रही है उसको? नहीं। अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपके DNA के साथ छेड़छाड़ करके उसे पॉसिबल बनाया जा रहा है ना, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, विच वन? एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिकल हिस्ट्री, ओके। यस। अब देखते हैं मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज्ड, ओके, और मॉडिफाई। विच वन इज? आप स्मोकिंग, किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, आप बदल सकते हो कि नहीं? बदल सकते हैं। किसी में हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको डाइट मैनेजमेंट करके, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करा के उसको बदल सकते हैं कि नहीं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मेंटेन कर। एलिवेट सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, एलिविएटेड
मीन्स सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ रहा है, वो ओबिसिटी बढ़ रही है, तो हम डाइट मैनेजमेंट करके, फिजिकल एक्सरसाइज करा के, जंक फूड बंद कराकर उसको कैसा कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कम से कम 2% 5% तो अंतर आएगा ना। ओके, ओबेसिटी को कर सकते हैं, स्ट्रेस को स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू, डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स के थ्रू हम उसे मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को हम चेंज करा सकते हैं उसकी, ठीक है। इसके अलावा डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है, डायबिटीज़ है, तो उसको हम डाइट कंट्रोल करके, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करके हम उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। दीज आर द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। ओके, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइपरटेंशन। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज से पहले कभी हाइपरटेंशन के बारे में सुना ही नहीं है? ऐसा कोई है क्या? कोई भी नहीं होगा सर ऐसा। चलिए हम पढ़ते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। देखिए क्या है हाइपरटेंशन। रुकिए थोड़ा बड़ा कर लूं मैं स्क्रीन, जिससे आपको दिखाई दे। देखिए आप देखिए, हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हम किस नाम से जानते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। और हाइपोटेंशन को हम किससे जानते हैं? लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, कॉमन चीज है। is a long term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated। और ये क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड का दबाव है, वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। यहां से वो आपको दे सकता है कि a medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated is called high blood pressure, low blood pressure, high और high low blood pressure, hypotension या फिर none of these। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे देखिए, हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली डज नॉट कॉज सिम्टम्स। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर हाउएवर इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, विजन लॉस एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर कंटिन्यूसली या लंबे समय तक किसी का जो हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके कारण क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आगे बन सकते हैं। उसको क्या हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पेरिफेरल जो वास्कुलर डिजीजेज हैं वो दिख सकती हैं या हो सकती हैं, विजन लॉस हो सकता है, साथ में ही उसके जो क्रॉनिक किडनी फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। ओके, या डिजीज हो सकती हैं। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को दो टाइप्स के हाइपरटेंशन में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियरली याद रखना, हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ओके, प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन। ओके, अब प्राइमरी हाइपरटेंशन से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पड़ेगा, पहले हम पढ़ते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल दी हाइपरटेंसिव केसेस एंड द कॉजेज आर जनरली अननोन। दो जो 90% जो हाइपरटेंशन केसेस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। और प्राइमरी का जो कॉज है, प्राइमरी का जो कॉजेज है वो कैसा रहता है जनरली, अननोन। अब वो आपसे पूछेगा किस प्रकार के हाइपरटेंशन में जो कॉजेज है वो अननोन रहता है, पता ही नहीं रहता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बोथ या नन ऑफ दीज? प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी, समझ में आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखिए
सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? When where the disease process or abnormality is associated with its causation, as in disease of kidney, congenital diseases of aorta and others. जब कोई भी जब भी जो हाइपरटेंशन है वो किसी प्रकार की डिजीज के साथ एसोसिएटेड रहता है, उसको कोई बीमारी है तब उसके कारण उसका बीपी अगर बढ़ा रहता है तब उसे हाइपरटेंशन होता है रहता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. ओके, वो आपसे पूछेगा the disease process or abnormality is associated with its causation as its disease of kidney, congenital disease, aorta, etc. These are the which types of hypertension: primary or essential hypertension, secondary hypertension, tertiary hypertension, या फिर none of these. सेकेंडरी हाइपर तो दोनों में अंतर पता चला है कि कॉज अननोन किस में रहता है और 90% केसेस किस प्रकार के हाइपरटेंशन के मिलते हैं? प्राइमरी प्राइमरी. और अगर हाइपरटेंशन किसी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, कोई बीमारी है जिसके कारण उसका बीपी बढ़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. क्लियर? ओके. अब देखिए बर्डन ऑफ डिजीज क्या है. बर्डन पढ़ते हैं, बर्डन देख लेते हैं हम पहले. ठीक है, बर्डन देखिए. देखिए बर्डन देखते हैं, बर्डन ऑफ डिजीज. ठीक है, तो बर्डन ऑफ डिजीज देखिए इन इंडिया. देखिए द ओवरऑल प्रिवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इंडिया रेंजेस बिटवीन 17 to 14%. तो प्रिवलेंस रेट इंडिया में हाइपरटेंशन की कितनी है? 17 से 40%. ठीक. In India, hypertension is the leading NCD risk and estimated to be contributable for nearly 10% of all deaths. और इंडिया के अंदर जो एनसीडी डिजीजेस हैं उसमें हाइपरटेंशन का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज है? 10% है जो डेथ होती है उनमें. ठीक है. Adult hypertension prevalence has risen dramatically over the past 3 decades. और एडल्ट हाइपरटेंशन का जो प्रिवलेंस रेट है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, बढ़ रहा है. वो कितने डेकेड से बढ़ रहा है? पास्ट 2 डेकेड्स, पास्ट 3 डेकेड्स, पास्ट 5 डेकेड्स, या फिर नन ऑफ दीज? 5 कितने डेकेड्स से? डेकेड्स का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? बता सर, ये देखो क्या डेकेड्स का मीन्स क्या होता है? चलिए स्टार्ट करें. यस सर डेकेड्स का मीन्स होता है 10 ईयर्स. कितनी ईयर्स? 10 साल को बोलते हैं 1 डेकेड्स. क्या बोलते हैं? 1 डेकेड
ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये बोल रहा है कि लास्ट पास्ट 3 ईयर्स, तो पिछले कितनी साल हो गए 3 डेकेड्स का मतलब? 9 years. Sorry. 30 साल, 30 साल हो जाएंगे कि नहीं? पिछले 30 सालों से देखा जा रहा है तो एडल्ट हाइपरटेंशन का प्रीवलेंस रेट है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पास्ट 3 डेकेड्स, और फ्रॉम 5% टू बिटवीन 20 to 40% इन अर्बन एरियाज एंड 12 to 17% इन रूरल एरिया। और कितने परसेंटेज कहाँ मिल रहा है? 20 से 40% जो है वो अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, और 12 to 17% जो रूरल एरियाज में देखने को मिल रहा है। The number of hypertensive individuals is anticipated to nearly double from 118 million in 2000 to 213 million by 2025। 2000 के अकॉर्डिंग 2000 में कितने अनुमान था, कितने थे? 18 million. 118 million. 118 मिलियन। लेकिन अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि डबल हो जाएगा 2025 तक, जो हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, वो कितने परसेंटेज हो, कितने मिलेंगे, कितने मिल सकते हैं? 2000 to 213 million. 2000 नहीं होगा, मुझे तो ये बताया है कि 2000 में 118 मिलियन थे। अब 2025 में कितने मिलियन हो जाएंगे? जस्ट डबल के अप्रॉक्स हो जाएंगे, मीन्स 230 मिलियन। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब आगे देखिए, फिर आ गया रूल्स ऑफ हाफ्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया था और आता है, बोलो और इनमें से किन में से? सॉरी, हाँ ये तो छूट ही गए हमारे जल्दी जल्दी में, ये तो भूल ही गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टिमेशन 16% ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, 21% ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, 24% एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड 29% ऑफ स्ट्रोक। इनमें से ना के बराबर पूछा जाएगा, इनमें से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, yes, sir, आया भी था. आया था ना रूल ऑफ हाफ में। Yes, sir. चलिए अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ हाफ। अब वो आपसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, द रूल ऑफ हाफ किसके लिए यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन के लिए सर. हाइपरटेंशन के लिए, वेरी गुड। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, रूल ऑफ हाफ किसके लिए यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन। रूल ऑफ फाइव किसके लिए यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन. रूल ऑफ हाफ हाइपरटेंशन के लिए रूल ऑफ फाइव, रूल ऑफ फाइव किसके लिए किया जाता है? एनसीडी के लिए. किसके लिए? एनसीडी. नहीं, चाइल्ड बर्न के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं चाइल्ड में बर्न के लिए। किसके लिए? ठीक है, और रूल ऑफ 9 किस लिए यूज किया जाता है? रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 बर्न के लिए, लेकिन किसमें? एडल्ट में। ठीक है, और अगर बच्चों में तो कौन सा करते हैं? रूल ऑफ 5। और रूल ऑफ हाफ किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए, द रूल ऑफ हाफ फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टोटल कितने व्यक्ति हैं हमारे पास? 100 व्यक्ति हैं। 100 व्यक्ति में से 50 लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन है। कितने व्यक्ति? हाफ का मतलब है आधे से आधा करते जाओ, हाफ का मतलब तो यही होता है ना, कोई भी चीज आपके पास है उसकी आधी कर दो, फिर बची उसकी भी आधी कर दो, फिर बची उसकी भी आधी कर दो, यही तो नियम है हाफ।
तो अगर हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों में से ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें बीपी की शिकायत है? 50। 50%। तो पहला रूल ऑफ आप यही है कि 50% ऐसे पीपल हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। ओके, अब दूसरा देखिए, रूल फर्स्ट हो गया, हाफ ऑफ दोज आर नॉट ट्रीटेड। अब इसमें से भी 50 में से भी ऐसे 50% ऐसे लोग हैं जो उन्हें पता है कि हमें बीपी है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं लेंगे। समझ में आ गया? 12.5%। समझ में आ गया कि अब वो उन्हें पता है कि मतलब 100 लोगों में से 50 लोगों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें बीपी की शिकायत है या हाइपरटेंशन है। अब 50 लोगों को पता था, उसमें से भी 25% लोग ऐसे रह गए जो इलाज ही नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. अब उसमें से भी क्या है, अब जो 25% बचे हैं, इस 25% में से भी अब तीसरा रूल ये कहता है कि जो लोग हैं जिन्हें पता है कि हमें बीपी की शिकायत है, उसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं कर पा रहे हैं? कंट्रोल। बस आपको 3 शब्द याद रखने हैं। पहला रूल में अननोन है, पता ही नहीं है। आधा मतलब तो आधा ही है, पता है ना, रूल ऑफ आपका मतलब आधा। ठीक है, तो कितनी भी संख्या हो उसमें से आधे लोग होंगे उन्हें पता ही नहीं है। पहला रूल अननोन, अननोन शब्द याद रखो पहले में। दूसरा रूल में याद रखो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, पता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तीसरे में याद रखो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट रूल में अननोन, दूसरे में ट्रीटमेंट नॉट डन, तीसरे में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोल। ठीक है, सर हाँ सर एक हमारे पास ऐसी पेशेंट आई थी, उसका बीपी 160 था और उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, घबराहट। म्यूचुअल है ना, जेनेटिक होगा उसको। उम्र कितनी थी उसकी? सर थी 45। 45 थी ना? अब वो पैदल चल के आई थी कि वैसे? पैदल आई थी सर। कब? उसको कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही चेक कर लिया मैंने। हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट चल के आता है या फिर तो उसके कारण में उसका बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेने आई थी तो मैंने कुछ कुछ लोगों को जेनेटिक, बीपी। हाँ, तो उसका सर कैसे हो सकता है, उसको मालूम ही। तो उसने, अरे गांव के लोग चेक ही नहीं कराते। अच्छा तुम खुद बताओ, तुमने अपना बीपी कितने बार चेक कराया है आज तक? खुद बताओ, तुम तो एक हेल्थ पर्सनल हो, तुम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो। तुम खुद ईमानदारी से बताओ कि तुमने अपना सीबीसी टेस्ट, अपना बीसीजी जो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन और अपना ब्लड शुगर, अपना बीपी कितने टाइम में मेजर करते हो, कितने टाइम पीरियड में कराते हो, हेल्थ करते हो अपना हेल्थ चेकअप? करवाते ही नहीं है सब। तो फिर जब हम नहीं करवाते तो हम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जो गांव में लोग रह रहे हैं जो अवेयर नहीं है इतना, उन्हें ये चीजों की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो कैसे करेंगे बताओ? समझ रहे हो ना? तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि उन्हें उन्हें खुद ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वहां पहली बात तो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, सेकंड बात वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। हमारे इंडिया में एजुकेट लोग बहुत सारे हैं, एजुकेटेड हैं, बट हेल्थ एजुकेटेड नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग उनके पास एजुकेशन का अगर बात की जाए तो वो जीरो है। सभी लोग एग्री इस बात से या नहीं? हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है उन लोगों को। बस यही और सबसे, अपना यही कुछ दिक्कत है जिनके कारण बहुत सारे जो एम आरएमपी डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो शोषण करते हैं। समझ में आया? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। ठीक, चलिए अब हम आगे अपनी बात करें। हमारा टॉपिक है रूल ऑफ हाफ्स। हाफ का मतलब होता है आधा कर देना, हर चीज का आधा कर दो। और हमें 3 वर्ड याद रखने हैं। पहला रूल में क्या याद रखना है हमें? अननोन। दूसरे में याद रखना है ट्रीटमेंट नॉट डन। तीसरे में याद रखना है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बस काम खत्म हो गया। रूल ऑफ हाफ किससे रिलेटेड है? हाइपरटेंशन से। रूल ऑफ हाफ में हमें क्या करना है? सबका आधा करना है। ठीक है, अब रूल ऑफ हाफ के कितने नियम दिए गए हैं? कितने हैं जल्दी बताओ?
3 है। अब 3 में पहले रूल में क्या है? अननोन है। अननोन है। अननोन किसके बारे में अननोन रहेगा? वो जो हमारा रूल है, रूल किससे संबंधित है? हाइपर बस ट्रिक याद रखो, ठीक है। दूसरे में क्या नियम है? दूसरा रूल क्या कहता है? नॉट ट्रेड नॉट नॉट ट्रीटेड। पता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, है ना। और तीसरा रूल क्या है? नॉट कंट्रोल। बस, कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ बस कंप्लीट हो गए हमारे रूल। अब इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर आपको सोते हुए जगा के ही पूछे कि रूल ऑफ थर्ड में क्या है, तो बता सकती हो? चलिए, इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अब हम पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स, मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। ये हमने पढ़ लिए थे, तो इसको दोबारा से पढ़ाना जरूरी है क्या? नो सर, मत पढ़ाइए। चलिए आगे चले। यस सर। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैंसर। कैंसर के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो देखिए, कैंसर को भी देखते हैं हम क्या है। अब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या है कैंसर। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। बर्डन ऑफ डिसीज में लिखा है, बर्डन ऑफ डिसीज में लिखा है 3 डेकेड फ्रॉम 5% टू बिटवीन 20 से 40%। इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या है। रुको रुको, पीछे चलते हैं। हाँ बताओ, कहाँ पर है? जी लिखा है ना, बर्डन वाला है ना, दी ओवर द पास्ट 3 डेकेड फ्रॉम 5% टू बिटवीन 20 to 40%। हाँ, ये लिखा है कि एडल्ट हाइपरटेंशन जो प्रिवलेंस है, जो ड्रामेटिकली राइज हो रहा है ओवर 3 डेकेड्स, वो 5% से लेकर 20 से 40% तक है इन रूरल एरियाज में, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। 5% टू 20-40%। 5% टू का मीन्स होता है से। ठीक है। ओके, 20 से 40। 5% से लेकर 20 से 40% तक के जो केसेस है वो अर्बन एरियाज में आपको मिल जाएंगे, और 12 से 17% जो केसेस है वो रूरल एरियाज में मिल जाएंगे, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 से 14%, लेकिन वो 5 से लेकर 20 से 40% तक के बीच के, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? कैंसर के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कैंसर होता है वो ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कहलाता है, ठीक है। एबनॉर्मल जब ग्रोथ हो रही है सेल्स की, दैट इज कॉल्ड कैंसर। और कैंसर कितने टाइप्स का होता है, कोई मुझे बता सकता है? किसी ने पढ़ा है? कि नहीं, नॉर्मल कैंसर 2 टाइप का होता है। हाँ, बेनाइन और मैलिग्नेंट पढ़ा है। बेनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर होता है जो एक ही जगह एक ही पार्ट पर लोकेट होता है, वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट जो कैंसर है, वो वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स क्या होता है, स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट कैंसर, ओके। तो कैंसर के 2 टाइप्स के नेचर पाए जाते हैं, एक होता है हमारा मैलिग्नेंट, एक होता है बेनाइन। बेनाइन के अंदर जो कैंसर होता है वो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता है। और जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो वन पार्ट टू अनदर पार्ट में स्प्रेड हो सकता है, स्प्रेडिंग करता है, ठीक है। अब जो इसमें बोल रहा है,
क्या? हाँ बोलो, ब्लड कैंसर रहेगा आगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये कह रहा हूँ सर, दो टाइप के कैंसर है ना। हाँ हाँ, 2 टाइप के कैंसर हैं, एक मैलिग्नेंट और एक बेनाइन कैंसर। आगे बोलिए। कुछ पूछना है क्या? चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेगा। स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड अ लंप। अब देखिए साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के, यहां से एग्जांपल बनाकर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है? सिम्टम्स इंक्लूड, पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड अ लंप, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग्ड कफ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड चेंज इन बोवल मूवमेंट्स। ओके, अब देखिए, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कैंसर है उसके पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स, जो इनमें से जो साइन एंड सिम्टम्स हैं कैंसर के, उनमें से कौन सा नहीं होगा? विच वन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। ओके, ऑप्शन सुनिए। अ लंप, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, चेंज इन बोवल मूवमेंट, इंसोम्निया। इंसोम्निया, ठीक है। और नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कैंसर के? लंप हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड कफ हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, चेंज इन वोवल मूवमेंट हो सकता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं कैंसर का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है? ओके, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। फर्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम? कार्सिनोमा। आप तो देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप फैमिली के साथ पिक्चर देखने गए हो? गए हो पिक्चर देखने? नहीं गए तो आज चलते हैं, ठीक है? आप एक इमेज करो कि आप अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर, किसमें? कार में बैठकर सिनेमा देखने जा रहे हो। क्या देखने जा रहे हो? आप कार में बैठकर अपनी फैमिली के साथ सिनेमा देखने जा रहे हो, और वहां पर सभी लोग, जब ब्रेक होता है तो उस ब्रेक में कोई टी लेता है, कोई कॉफी लेता है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है, लेकिन आपने ली है इप्पी। क्या ली है? इप्पी। वो इप्पी मैगी नूडल्स आते हैं इप्पी वाले, देखे हैं कि नहीं? उसका जूस क्या कहलाता है? इप्पी लिए हैं आपने। क्या लिए हैं? इप्पी। तो कार से गए थे, कहाँ गए थे? कार से सिनेमा देखने गए थे, और वहां आपने क्या लिया? इप्पी लिया। अब पढ़ लो, याद हो गई पूरा। देखो, कार्सिनोमा, कार से गए थे सिनेमा देखने, तो क्या हुआ? कार्सिनोमा कैंसर जो डेवलप होता है वो इप्पी, इप्पी से आपको याद आ जाएगा। इप्पी जैसे ही लिखा तो इसका मीन्स हो गया इपीथेलियल। समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछूं कि इपीथेलियल सेल्स में जो कैंसर पाया जाता है वो कैंसर का कौन सा टाइप है? कहाँ गए थे? इपी इपी कहाँ ली थी आपने? कार सिनेमा, कार से सिनेमा। ओके, इतना क्लियर हुआ? कार से सिनेमा देखने गए थे, कार्सिनोमा था जिसमें एपिथेलियल सेल्स में हुआ है। और इसके साथ ही इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं जो एपिथेलियल सेल्स रहती है? जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स होती है वो कौन कौन सी होती है? ब्रेस्ट हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकती है, लंग्स, पैंक्रियाज और कॉलन। ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग्स, कॉलन, इनमें जो पाया जाता है वो एपिथेलियल सेल्स ही होती है जिनमें कैंसर पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड कार्सिनोमा। ओके, अगर किसी को ब्रेस्ट में, लंग्स में, प्रोस्टेट में,
पैंक्रियाज में छोटी आंत, बड़ी आंत जिन्हें कॉलोन बोलते हैं, अगर उनमें कैंसर पाया जाता है तो किस प्रकार का कैंसर होगा? कार्सिनोमा सर, का- इंटरनल ऑर्गन है ना। हाँ, इंटरनल ऑर्गन से। चलिए अब सेकंड देखें। सेकंड है हमारा सारकोमा। कैसा है? सारकोमा। सारकोमा। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, आपने देखा होगा जब भी कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है तो फिर वो कनेक्ट, अपनी जो दुनिया है इस दुनिया से कनेक्ट रहता है, उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है जब जो सारे जो पेशेंट है जो कोमा में चले जाते हैं, जो पेशेंट सारे जो पेशेंट है जो कोमा में जाते हैं, वो रियलिटी ऑफ जो वर्ल्ड की जो रियलिटी है उससे कनेक्टिविटी उनकी क्या हो जाती है? डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो कार अब आ गया हमारा यही जो सारकोमा, जो सारे कोमा के पेशेंट होते हैं, जो सारकोमा है वो किस प्रकार के टिश्यू में पाया जाएगा? कनेक्टिव से, कनेक्टिव से क्या आ गया? कनेक्टिव टिश्यू। याद रहेगा? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब देखना आप तुरंत बता दोगे, ठीक है? जो सारकोमा से किस मतलब क्या रहता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? बोन्स, कार्टिलेज, फैट और नर्व सेल्स में, ठीक है? ओके, बोन्स हड्डियां, बोन मेरो जो रहती है उसमें कार्टिलेज है, फैट है, नर्व सेल्स है, उनमें कौन सा किस प्रकार का कैंसर पाया जाता है? सारकोमा। दो क्लियर हो गए। अब कोई मुझे ये बताएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। ब्लड में भी कनेक्टिव, हाँ हाँ रहते हैं। टिश्यू ब्लड में। हाँ अरे सुनते तो जाओ, वही तो मैं पूछना ना। अब ब्लड कैंसर किस प्रकार का कैंसर होगा, मुझे बताएगा कोई? किस ल्यूकेमिया। हाँ सारकोमा। अब तो कंफ्यूजन हो गई है। लिम्फोल्यूमिया। चलो और आगे पढ़ते हैं फिर और क्लियर होगा, ठीक है? देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन सा? लिम्फोमा। कौन सा पढ़ रहे हैं? लिम्फोमा और ल्यूकेमिया दो हैं इसमें, ठीक है? लिम्फोमा, देयर टू क्लासेस अराइज फ्रॉम hemopoietic forming cells that leave the bone marrow and tend to mature the lymph nodes and blood respectively. आ गया मिल गया हमको, मिल गया, हमने ढूंढ लिया। ब्लड में और लिम्फ नोड्स में, जो ब्लड में जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, और लिम्फ नोड्स में अगर कोई पाया जाता है तो वो कौन सा होगा? लिम्फोमा। लिम्फ से तो याद रहेगा, लिम्फोमा ब्लड का रहेगा। ल्यूकेमिया, मिया का मीन्स ब्लड होता है, शायद किसी ने पढ़ा हो तो। होता है या नहीं? हाँ, ये मियाँ वो वाले नहीं है जो दाढ़ी बड़ी करके कर रहे हैं, ठीक है? ये मियाँ का मीन्स है ब्लड। ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स होती हैं जो क्या है हमारी मेनली प्रेजेंट होती हैं। जर्म सेल्स का जर्म का मीन्स किसी को पता है क्या? पढ़ा हो तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में पढ़ा होगा, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ा होगा तो उसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस और ओवरी, उनमें किस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? जर्म सेल्स पाए जाते हैं। तो टेस्टिस, ओवरीज या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर कहीं हमारे कोई कैंसर हो रहा है दैट इज कॉल्ड जर्म सेल ट्यूमर। ओके ओके, अब देखिए एग्जाम्पल याद रखना, जैसे सेमाइनोमा है ना, डिस जर्मिनोमा, तो दीज आर द जर्म सेल ट्यूमर। अब लास्ट ब्लास्टोमा। ब्लास्टोमा जो होता है वो होता है कैंसर derived फ्रॉम इमेच्योर प्रीकर्सर सेल्स और एम्ब्रियोनिक सेल्स। जो एम्ब्रियोनिक सेल्स मीन्स जो बच्चा है, बेबी है उसमें, या फिर जो प्रीमेच्योर प्रीकर्सर सेल होती हैं उनमें जो पाया जाता है वो होता है ब्लास्टोमा। कौन सा होता है वो?
ब्लास्टोमा। इतना क्लियर हो गया सबको? अब मुझे ये बताओ, इपिथेलियल सेल्स जो ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग्स, कॉलोन में पाई जाते हैं, उनमें किस प्रकार का कैंसर पाया जाता है? कार्सिनोमा। ठीक है, अब मुझे बताओ कनेक्टिव टिश्यू जो बोन्स, कार्टिलेज, फैट, नर्व्स जो रहती हैं, उनमें किस प्रकार का किस प्रकार पाया जाता है? सारकोमा। ठीक है, हाँ। ब्लड कैंसर जो रहता है और जो लिम्फ नोड्स में पाया जाता है, वो किस प्रकार का कैंसर होता है? लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। ठीक है, अच्छा। जो सेल्स प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, जो 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 मेनली प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, जिनमें जैसे कि जो टेस्टिकल्स या ओवरीज में जो कैंसर पाया जाता है, उन्हें किस प्रकार का सेल बोलते हैं? हाँ, जर्म सेल्स ट्यूमर। ठीक है, और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू या फिर प्रीकर्सर सेल होती हैं, उनमें जो कैंसर पाया जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमा। ब्लास्ट हो जाना। ठीक है, जी एम्ब्रियोनिक टिश्यू क्या क्या कैसा हो क्या मतलब एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं सर? कौन से टिश्यू? ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू दिया है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियो पढ़ा है, एम्ब्रियो। हाँ हाँ। तो बस, ठीक है। सर ये प्रीकर्सर का क्या बताया था आपने? प्रीकर्सर सेल्स होती हैं जैसे हमारे दादा दादी रहते हैं, पूर्वज जिन्हें बोल सकते हैं। प्रीकर्सर सेल का मीन्स होता है पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। जो पुरानी हमारी जो सेल्स हैं, मीन्स मान लीजिए जेनेटिकल जिसे बोल सकते हैं। अगर आपके दादा, आपके फादर में किसी को कैंसर है, वो कैंसर आप में हो गया, आपके होने वाले बेबी या बच्चे में आ गया, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमा। ओके, ओके सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो ये तो सर नॉन कम्युनिकेबल है ना, ये तो नहीं आ सकता ना, जेनेटिकली नहीं हो सकता ना भैया, लेकिन अगर मान लीजिए किसी में जेनेटिकल, आपने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे, मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल। हाँ हाँ। अब बोलो, उसमें पढ़े थे नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जबकि एनसीडी डिजीज में नॉन मॉडिफिएबल है वो। किसी की जेनेटिक हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया कि और क्लियर करें? हाँ हाँ, ऐसे तो डायबिटीज भी जेनेटिक होती है, डायबिटीज उनको हाँ तो मतलब जेनेटिकली होती है। हाँ, समझ में आ गया। समझिए। चलिए, हाँ। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज क्या है। कॉजेज देख लीजिए, कॉजेज की बात करते हैं तो the majority of cancer, some 90 to 95% of causes due to the environmental factors, and remaining 5 to 10% are due to inherited genetic. देखिए, परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कितने परसेंट केसेस देखने को मिलते हैं हमें कैंसर के? 90 to 95%। और जेनेटिकली कितने मिलते हैं? 5 से 10%। तो मेजोरिटी किस प्रकार के फैक्टर्स की है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। अब वो किस कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए। कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटेड टू कैंसर डेथ इंक्लूड टबाकू। टबाकू से कितने परसेंट होती है? 25%। ओबेसिटी से? 30 to 35। इन्फेक्शन के कारण? 15 to 20। रेडिएशन, दोनों टाइप की, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू? 10%। स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, इन सब के थ्रू भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से क्या है। पहले हम पढ़ते हैं केमिकल्स। केमिकल्स क्या है? एक्सपोजर टू पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैज बीन लिंक्ड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। जो ऐसे केमिकल्स है जिनसे कोई स्पेसिफिक टाइप का या एक विशेष प्रकार का कैंसर किसी केमिकल के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम? कार्सिनोजेंस बोलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया था हमारे सीएचओ का, जो हमने एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था कि स्मोकिंग जो करते हैं हम, उसके धुएं में किस प्रकार
के केमिकल्स पाए जाते हैं, तो कार्सिनोजेंस केमिकल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था। एंट्रेंस एग्जाम दिया था जब CHO का सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था। ओके, यस सर आया। उसमें आया था, जिसमें इंस्ट्रूमेंट भी आए थे, 2 आए थे कि नहीं? ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल दिया, जैसे स्मोक, तंबाकू स्मोक इज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। तंबाकू स्मोकिंग के कारण सबसे ज्यादा कैंसर, किस प्रकार का कैंसर मिलता है? लंग्स कैंसर। अब मुझे ये बताइए, इंडिया में सबसे ज्यादा मेल में किस प्रकार का कैंसर पाया जाता है? ओरल कैंसर। ओरल कैंसर। ओरल कैंसर। और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, आगे देखिए, इट इज ऑल्सो कोज कैंसर इन द लैरिंग्स, हेड, नेक, स्टोमक, ब्लैडर, किडनी, ईसोफेगस एंड पैंक्रियास। टबाको स्मोक कंटेंस ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। और कितने ऐसे कार्सिनोजन है जो स्मोक में मिलती हैं, टबाको स्मोकिंग में, जिनका बारे में हमें पता है, तो कम से कम 50 है, और 50 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन 50 ऐसे कार्सिनोजन है जिनके बारे में हमें पता है कि वो स्मोकिंग के अंदर मिलते हैं। इसीलिए तो स्मोकिंग की आपने अगर कभी पैकेट देखा होगा, उस पर साफ साफ लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उस पर कैंसर का, ओरल कैंसर का पिक्चर भी लगा रहता है। देखा या नहीं? लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, पढ़े लिखे अनपढ़ ज्यादा हैं, समझ रहे हो ना? वो ये समझते हैं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा स्टैंडर्ड आप तभी दिखोगे जब आप स्मोकिंग करोगे, बाइक को ज्यादा तेज चलाओगे, है ना, कुछ ऐसी चीजें करोगे जो जो हाई क्लास के लोग करते हैं, समझ रहे हो, ड्रग्स लोगे। ऐसा कुछ लोगों का मानना है ना, कि आपको मैच्योरिटी दिखानी है अपनी, कि आप मैच्योर हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, आप एक रिच क्लास या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये चीजें करना जरूरी है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, दैट इज रॉन्ग, है ना? सर जैसे मेल और फीमेल नहीं दे रखा और तक पूछा होगा, मतलब सबसे कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता है फिर? जब मेल और फीमेल नहीं दिया हो, तब सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर तो कौन सा पाया जाता है ना? उस टाइम पर हम ऐसे क्लियर ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि मेजोरिटी किस कैंसर की ज्यादा है, बिना मेल और फीमेल के दिए। ठीक है, आप क्या बताओगे, ऐसे बताओ किसकी मेजोरिटी ज्यादा है? और हाँ सॉरी, अगर ऐसे आता है बिना मेल्स और फीमेल्स के नाम के बिना दिया है, तो आप इतनी जल्दी क्लासिफाइड ही नहीं कर पाओगे, है ना? वो आपको मेल या फीमेल्स तो देगा ही देगा। ठीक है, तो 50 कार्सिनोजेंस है जिनके बारे में पता है, इंक्लूड जैसे नाइट्रोसोमानेज है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ये 2 एग्जांपल्स हैं जो किसके, कार्सिनोजेंस के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछेगा एग्जांपल, नाइट्रोसैमिन्स या फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल्स है, एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, या फिर कार्सिनोजेंस, या फिर पॉप्स, पेस्टिसाइड्स, या फिर नन ऑफ दीज? कार्सिनोजेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डाइट का। डाइट के बारे में देखिए क्या है, डाइट के बारे में बात करते हैं, तो डाइट को देखिए, डाइट फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी टू रिलेटेड टू अप टू 30 to 35% ऑफ कैंसर डेथ्स। Physical inactivity is believed to contribute to cancer risk not only through its effect on body weight but through negative effects of the immune system and endocrine system. मीन्स क्या रहे कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो, ठीक है, और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा टाइम तक आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अंदर ओबिसिटी हो सकती है, और ओबिसिटी कैंसर के लिए 30 to 35% रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ओके, और इसके माइक बंद करवा। हाँ, सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें। इसके साथ ही क्या रहता है,
जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो रिस्क कॉज कर सकती है कैंसर का, और इसके साथ में ही वो जो कोई भी जो ओबेसिटी बढ़ रही है, जो ओबेस पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है। क्या? ओबेसिटी। ठीक है। ओके सर। अब देखो, सम स्पेसिफिक फूड्स आर लिंक्ड टू स्पेसिफिक कैंसर। कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जो लिंक रहते हैं स्पेसिफिक टाइप के कैंसर, जैसे हाई सॉल्ट डाइट जो लिंक्ड रहती है गैस्ट्रिक कैंसर। अगर कोई गैस्ट्रिक कैंसर के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किस प्रकार की डाइट होती है? हाई सॉल्ट। हाई साल्ट, याद रखना। दूसरा, एफ्लाटॉक्सिन, मैंने पहले ही पढ़ाया था। B1 अ फ्रीक्वेंट फूड कंटामिनेंट कॉज लिवर कैंसर। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एक फूड पॉइजनिंग ही तो था, फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड टॉक्सिन नहीं तो था? यस सर। हाँ, जो किसको कॉज करता है? लिवर कैंसर को। ठीक है। ओके सर। और बीटल नट है, च्यूइंग कैन कॉज ओरल कैंसर। और सुपारी जो रहती है, बीटल नट रहता है, वो क्या कॉज करता है? ओरल कैंसर। अब आपसे पूछ लूंगा, अगर आपसे पूछ कि एफ्लाटॉक्सिन जो है, टॉक्सिन्स है, वो किस प्रकार के कैंसर को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है? ओरल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, लिवर कैंसर, या फिर नन ऑफ दीज? लीवर कैंसर। लिवर कैंसर। आपसे पूछा जा सकता है बीटल नट च्यूइंग किस प्रकार के कैंसर को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है? ओरल कैंसर, ओरल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, लिवर कैंसर, या फिर लंग कैंसर? ओरल कैंसर। समझ में आ गया? आ गया। ओके, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, इन्फेक्शन की बात करते हैं हम। देखिए, तो इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो देखिए, इन्फेक्शन approximately 18% of cancer deaths are related to infection disease. Virus are the usual infectious agents that cause cancer. और मोस्टली जो इन्फेक्शन में जो वायरस के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादातर कैंसर को कॉज कर सकता है। ठीक है। जैसे कि जो आपने अभी बताया सर्वाइकल कैंसर है, उसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा होता है? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। देखिए, पढ़ते हैं आगे, देखिए जरा। ऑन्को वायरस, वायरस दैट कैन कॉज कैंसर इंक्लूड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एज एन एजेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो फीमेल्स में होता है वो किस वायरस के द्वारा कॉज हो सकती है? ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किस प्रकार के वायरस के ग्रुप या कैटेगरीज में आता है? ओंको वायरस, ठीक है, रोटा वायरस, या फिर ऐसे ही दो टाइप्स और दे सकता है। तो वो किस प्रकार के वायरस में आता है? हाँ, ओंको वायरस, ओंको वायरस। ठीक है। अब देखिए, रेडिएशन के बारे में बात करते हैं हम। रेडिएशन, तो रेडिएशन एक्सपोजर इंक्लूडिंग बोथ। माइक की आवाज आ रही है। सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें। The radiation exposure includes both ionizing radiation and non-ionizing radiation, और ultraviolet radiation can also contribute to invasive cancer. जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और यूवी रेज जो रहती हैं, चलो बहुत है भाई।